हाँ तो डियर स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट मैंने जो पिछले हफ्ते पढ़ाया था आपको, तो आपने देखा कि उसमें मैंने किस तरीके से एम्पियर लॉ के करेक्शन को पढ़ाया था कि एम्पियर लॉ को मैक्सवेल ने किस तरीके से करेक्ट किया था। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमें ये बताया गया कि एम्पियर्स लॉ में कुछ कमियां रह गई थी जिसे कि दूर किया मैक्सवेल ने। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट से, वो सब मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो आज मैं इसके सेकंड पार्ट में आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती कैसे हैं, उनकी स्पीड किन बातों पर डिपेंड करती है, उनकी एनर्जी, वो फोर्स कैसे लगाती हैं, और कुछ 8-10 क्वेश्चंस जेई मेंस में और एक एडवांस का क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो रिसेंटली 2023 के लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा गया था। ठीक है ना। तो पहली चीज ये है कि स्पीड, कोई भी वेव की जो स्पीड होती है, हम सबको पता है कि वेव की स्पीड, आपने +1 में जब पढ़ा होगा कि स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव, ऐसी वेव जिन जो चलने के लिए जिनको मीडियम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ऐसी वेव जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है उनको मैकेनिकल वेव कहते हैं। और हम ये देख के आए थे कि उसकी स्पीड स्ट्रिंग में T/μ होती है, अंडर रूट टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट ऑफ द स्ट्रिंग पर डिपेंड करती है। ये सब हम वेव में पढ़ के आए, मैकेनिकल वेव में। बाद में हमने साउंड की स्पीड पढ़ी कि सॉलिड में अंडर रूट y/ρ होती है, यंग्स मॉडुलस होता है सॉलिड का, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाई ρ होती है लिक्विड में, और गामा p/ρ होती है गैसेस में। मैं यहाँ इस डीप में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ एक बात ये बताना चाहता हूं कि चाहे मैकेनिकल वेव हो या नॉन मैकेनिकल वेव, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, ऐसी वेव है जो नॉन मैकेनिकल है, जिनको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इनको मीडियम की जरूरत नहीं, ये मीडियम के भरोसे नहीं चलते। आप देखिए, सन से अर्थ तक रोशनी आ जाती है, अर्थ का एटमॉस्फेयर तो 8,000 किलोमीटर के आसपास खत्म हो जाता है, उसके ऊपर तो वैक्यूम है, कोई मीडियम पार्टिकल नहीं है। तो कैसे ये एनर्जी हमारे पास पहुंच रही है, सन से इतने करोड़ों मील से हमारे पास आ रही है? थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि मीडियम की जरूरत ही नहीं है। ये कैसे चलती हैं, यही सब हम इस बात में डिस्कस करेंगे। तो ये आपने देखा कि इस फॉर्मूला के बारे में आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि मैकेनिकल वेव की भी स्पीड मीडियम के टेंशन, मीडियम के मास पर यूनिट लेंथ, मीडियम का बल्क मॉडुलस, मीडियम का यंग्स मॉडुलस, मीडियम की डेंसिटी, मीडियम का प्रेशर, अगर गैस है तो प्रेशर, लिक्विड है तो बल्क मॉडुलस, सॉलिड है तो यंग्स मॉडुलस। तो क्यों ना लाइट की स्पीड, एक्सरे की स्पीड, गामा रे की स्पीड, अल्ट्रावायलेट की स्पीड, इंफ्रारेड की स्पीड, रेडियो वेव की, माइक्रोवेव, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितने भी हैं, जिनमें से हमें केवल दिखाई देता है विजिबल स्पेक्ट्रम, तो इन सब की स्पीड भी मीडियम पर डिपेंड करती है। तो इसका जो एनसीईआरटी में सीधे डेरिवेशन नहीं दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है। हम सब जानते हैं ये लाइट की स्पीड है, ये कितनी है, 3 इंटू, सब जानते हैं ये कितनी है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये लाइट की जो स्पीड है 1/√μ0/ε0, ये फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका डेरिवेशन एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, बाकी किताबों में मिल जाता है, लेकिन चूंकि बियॉन्ड स्कोप ऑफ द टेक्स्ट बुक है तो इसलिए हम इसे फॉर्मूले को याद रख लेंगे। वहां पे μ0/ε0 के बारे में सभी जानते हैं कि ε0 इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस वैक्यूम, और μ0 इज द परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, इसी तरह v, वेलोसिटी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड, कितनी स्पीड पर इन मीडियम वो चलेगी, मीडियम में वो कितनी तेज चलेगी, दैट विल बी 1/√με। अब ये म्यू क्या है, म्यू है परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, μ0 थी वैक्यूम की परमिएबिलिटी, एप्सिलॉन है। अब जैसे यहां पे आप देखो कि ये सब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में मैंने आपको डिटेल में पढ़ा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। रिलेटिव परमिएबिलिटी एक टर्म आती है जिसमें मीडियम की परमिएबिलिटी डिवाइडेड बाय वैक्यूम की परमिएबिलिटी, मतलब मीडियम में वो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है या घट रही है या उतनी ही रह रही है जो वैक्यूम की तुलना में, वो मीडियम उस फील्ड को कितना बढ़ा रहा है, यानी बी इन मीडियम डिवाइडेड बाय इन वैक्यूम। आपने देखा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को और बढ़ा दिया करते थे, कई गुना बढ़ा दिया करते थे। आपके पैरामैग्नेटिक मटेरियल भी बढ़ा देते थे और डायमैग्नेटिक कम कर दिया करते थे।
सो जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती थी वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक की 1 से ज्यादा होती थी। ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। सो म्यू है उस मीडियम की परमिएबिलिटी। अगर आप उस मीडियम में कोई मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो वहां पर म्यू नॉट नहीं आएगा, म्यू आएगा। जनरली हम वैक्यूम में निकालते हैं इसलिए सारे फॉर्मूले, जैसे इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। लेकिन अगर मीडियम में एक इनफाइनाइट वायर रखा हो, उसके चारों तरफ कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बैठा हो, तो उसमें फील्ड हम लिखेंगे म्यू आई अपॉन 2 पाई आर, वेयर म्यू इज म्यू आर इंटू म्यू नॉट। रिलेटिव, कोई भी मीडियम वैक्यूम की तुलना में मैग्नेटिक फील्ड को कितना बढ़ाता है घटाता है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपने कैपेसिटर में पढ़ा होगा कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड जो है वो बाहर वाली वैक्यूम वाली फील्ड से 1/k टाइम्स घट जाती है। इसको उसका रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, E बाई एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी कोई मीडियम, और डाइलेक्ट्रिक के केस में सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा घटती ही है, कभी बढ़ती नहीं है। डाइलेक्ट्रिक में हमेशा फील्ड पहले से कम आई, जैसे वाटर इज ए डाइलेक्ट्रिक जिसमें 81 टाइम्स फील्ड कम हो जाती है। ठीक है, सो ये सब फॉर्मूले हम जानते हैं। यहां पर म्यू की जगह हम रख सकते हैं, म्यू की जगह अगर हम रख दें वैल्यू यहां पे अंडर रूट, म्यू की जगह हम क्या रख देंगे, म्यू आर म्यू नॉट। ठीक है, और ई की जगह रख देंगे ई आर ई नॉट। ये रख दिया मैंने, म्यू की जगह म्यू आर म्यू नॉट, ई की जगह, तो ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट तो बन जाएगा सी, यहां से ये आ जाएगा v इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। रिलेटिव परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी। और सबको पता है, अगर मैं इसको इस तरफ ले आता हूं तो सी बाई वी सबको पता है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। लाइट की स्पीड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय लाइट की स्पीड इन दैट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कोई भी मीडियम में लाइट की जो स्पीड है, लाइट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लाइट को ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानते हैं, बाकी तो हमें दिखाई नहीं देती। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड उस मीडियम के रिलेटिव परमिएबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी कोफिशिएंट पर डिपेंड करेगी। वो मीडियम कितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहा है, घटा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को घटा रहा है, क्योंकि केवल घटाते हैं वहां बढ़ाते नहीं है, तो उस बात पर डिपेंड करेगी। यानी ईएम वेव हो चाहे मैकेनिकल वेव हो, ईएम वेव की स्पीड मीडियम के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है। वो मैग्नेटिकली फेरोमैग्नेटिक है, बढ़ा रहा है, पैरामैग्नेटिक है, थोड़ा बढ़ा रहा है, डाइमैग्नेटिक है, कम कर रहा है, कैसा डाइलेक्ट्रिक है, स्ट्रॉन्ग डाइलेक्ट्रिक है, वीक डाइलेक्ट्रिक है, इस बात पर उसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कितने अलाउड है और मैग्नेटिक कंपोनेंट कितने अलाउड है, इस बात पर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड उस मीडियम में डिपेंड करेगी। तो हो गया ना, ये भी एक तरीके से चलते कैसे हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर के फॉर्म में। जैसे ये देखिए आप यहां पे आप देख रहे हो किस तरह से वेव चलती है, ये है वेव के चलने की डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में वो सी की स्पीड पे चल रही है। बेसिकली ऐसे सोचिए कि जैसे मैंने कोई एक टॉर्च ऑन करी है, और टॉर्च के ऑन करने से ये जो येलो कलर से आप देख रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैंने उस फील्ड का एक समय पे फोटो ले लिया। तो इस समय जैसे यहां पे दिखा रहा है कि इस पोजीशन पर, इस वाली पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं इसको ब्लैक ले लूं, इस वाली पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अभी पीक है, इसको बोलेंगे पीक इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। ठीक है, इस वाली वैल्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सबसे ज्यादा है इस पोजीशन पर। मान लीजिए जैसे ये टॉर्च जला दी आपने, ये टॉर्च है, ये टॉर्च की रोशनी चल रही है, तो टॉर्च की रोशनी से थोड़ी दूर पे जाके ऐसे इलेक्ट्रिक वेक्टर यहां पे सबसे मैक्सिमम, इधर पे थोड़ा कम है, इधर कम है, यहाँ जीरो है। इसी तरह से वेव चलती है सिंपली। अब ये इलेक्ट्रिक वेक्टर कुछ देर बाद मैक्सिमम है, फिर कुछ देर बाद जीरो हो जाएगा, फिर नीचे की तरफ जाएगा, जो ये नीचे है वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे जाएगा, ऐसे करके जैसे पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं ना ऊपर नीचे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑसिलेट कर रही है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती है, जीरो होती है, निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती है, फिर जीरो होती है। जैसे पार्टिकल नॉर्मल मैकेनिकल वेव में ऑसिलेट करता है, ठीक है,
बी ये दिखा रहा है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर ई ऐसे है तो बी ऐसे है, मतलब मैं ऐसे साइड में दिखा रहा हूं ताकि आपको सामने दिखाए। ई ऐसे है तो बी ऐसे, ई क्रॉस बी। मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन ये सब आपको पता ही है, आपने चाहे फेराडे लॉ में भी देखा था, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंड्यूस हुई थी। और अभी आपने फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईएम वेव में भी देखा कि कैपेसिटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर पैदा हुई थी। तो ये जो बी का प्लेन है ये देखिए, अब वो क्या रहा होगा, जब ई का वेक्टर ऊपर बढ़ रहा होगा तो बी का वेक्टर, जब ई का वेक्टर ऊपर जा रहा है बी का वेक्टर इधर जा रहा है। ई क्रॉस बी डायरेक्शन, ई क्रॉस बी प्रोपोगेशन की डायरेक्शन बताएगा। ई का वेक्टर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है यानी इसकी वैल्यू बढ़ रही है, टाइम के साथ इसकी वैल्यू इस तरफ को बढ़ रही है। अब ये वैल्यू नीचे या पीछे कम होती है, ये इधर नीचे कम होती है, एक सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं, एक साथ जीरो है एक साथ मैक्सिमम है, ये ऊपर जाके मैक्सिमम हो रहा है, ये उधर जाके मैक्सिमम हो रहा है। वेक्टर की डायरेक्शन है ना, इसीलिए मैं उधर इधर बोल रहा हूं, ठीक है, मैग्नीट्यूड स्केलर तो नहीं है ना ये, इसकी डायरेक्शन है। और वो डायरेक्शन क्या है, ई और बी, ई और बी, ई और बी, दीज आर परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स। फिर क्या होता है, ई नीचे आता है बी पीछे आता है, फिर बी इस तरफ को जाएगा, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, जो भी एक्सिस है इस तरफ को इस तरफ को, ऐसे 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 ऐसे, ये ऊपर नीचे ऐसे करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है, जिसमें हमेशा सी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, सी की डायरेक्शन हमेशा ई क्रॉस बी के पैरेलल मानी जाएगी। ई और बी परपेंडिकुलर है, ई क्रॉस बी के पैरेलल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो ये बात हो गई स्पीड की। दूसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे एनर्जी डेंसिटी। हम सबको पता है कि आजकल ठंडों का समय वैसे भी चल रहा है, धूप में सब बैठना पसंद करते हैं, तो क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के हर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर्ड है, जिसको हम फील करना चाहते हैं। आजकल वैसे ही एनर्जी की कमी, ठंड के समय एनर्जी हमें चाहिए, धूप हमें चाहिए। तो जैसे मान लो ये टॉर्च हमने जलाई, सन की बात तो बाद में करेंगे, टॉर्च जलाई, तो इसके सामने अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब का, 1 सेंटीमीटर हाइट, 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर विड्थ, इसका एक हम क्यूब के अंदर एनर्जी कैलकुलेट करें, यूनिट वॉल्यूम में उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कितनी एनर्जी है। लाइट इज एन एनर्जी, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक एनर्जी है। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये हम कैपेसिटर में पढ़ के आए हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स में, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उस जगह पर, और जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है। कैसे, ई कैसे चेंज हो रहा है, ई नॉट साइनसोइडली चेंज हो रहा है ना, जैसे वेव की इक्वेशन होती है वैसे इसकी भी इक्वेशन होगी, इसी तरह बी की इक्वेशन भी होगी दोस्त, और दोनों सेम फेज में है, इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है कि एक कॉस में एक साइन में। अगर ऐसा होता कि जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो फिर π/2 का फेज डिफरेंस माना जाता। यहाँ पे कोई फेज डिफरेंस नहीं, ई नॉट बी नॉट में, ई नॉट क्या है, ई की मैक्सिमम वैल्यू, बी है बी नॉट की मैग्नेटिक फील्ड की उस समय मैक्सिमम वैल्यू किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर, ई है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो अगर हम मान लो जिस जगह पर टॉर्च है वहीं पर एनर्जी कैलकुलेट करें तो ये पार्ट जीरो हो जाता है, स्क्वायर करेंगे तो ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाता है। तो ये जो है किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी है वो टाइम के साथ बढ़ रही है घट रही है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है तो एनर्जी उस पॉइंट पर बढ़ रही है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है उस पॉइंट पर एनर्जी जीरो हो जाती है, फिर नीचे की तरफ जाती है, लेकिन एनर्जी तो पॉजिटिव ही मानी जाए, एनर्जी तो कभी निगेटिव हो नहीं सकती, तो फिर मैक्सिमम हो रही है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अगर आप एक एवरेज वैल्यू लोगे पूरे होल साइकिल में, या आपने एसी में देखा होगा वो आता है 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 हो जाता है 1/4, ठीक है, साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, इसकी एवरेज 1/2, तो 1/2 पहले से है तो 1/4 हो जाएगा। एवरेज वैल्यू क्या ले रहा है कि हम ये कह रहे हैं कि पर्टिकुलर इतनी एवरेज एनर्जी इस पॉइंट से पास हो रही है, एक परफेक्ट साइकिल में, एक प्योर साइकिल में, पूरी साइकिल में, ठीक है। इसी तरह एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी आपने ईएमआई में देखी होगी, बी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 म्यू नॉट होती है, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये 1/2
टोटल एनर्जी है उस लाइट में, उस वेव में, उस ईएम वेव में इतनी टोटल एनर्जी पाई जाती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। क्यों? आपने ये बी नॉट को भी हम चाहें तो, ये हमारा एक लॉ है, ध्यान से पढ़ें। अगर हम इसको देखें, ये भी डिराइव बियॉन्ड द स्कोप ऑफ टेक्स्ट बुक है, ठीक है। ये मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहता कि टाइम बहुत लंबा खिंच जाएगा इसमें, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नेटिक और फील्ड की पीक वैल्यू का जो रेशियो होता है वो लाइट की स्पीड के बराबर होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये दो एक लाइट की स्पीड, मीडियम में स्पीड, और ये दोनों का रेशियो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बी नॉट की जगह ई नॉट बाई सी रख दे और फिर सी स्क्वायर की वैल्यू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट रख के, ये फिर वैसे वही आ जाता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में जितनी एनर्जी स्टोर्ड है उतनी ही एवरेज एनर्जी, देखो वही आ गया ना 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। बी नॉट को ई नॉट के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो 50% ऑफ द टोटल एवरेज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, 50% इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। यानी 50 जूल एनर्जी है अगर यूनिट वॉल्यूम में, तो 25-25, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड की कम है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो एनर्जी है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एनर्जी है वो पर यूनिट वॉल्यूम में बराबर है, 50-50 का रेशियो। ये मेंस में इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। तो टोटल हम जोड़ देंगे तो 1/4 मिलके 1/2 हो जाएगा। एवरेज है ये, इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो फ्लक्चुएट कर रही है टाइम के साथ, कभी जीरो कभी मैक्सिमम कभी, तभी तो एवरेज लेते हैं। एक पूरी फुल साइकिल में एनर्जी कितनी उस पॉइंट पर रही, कभी जीरो कभी पीक, कभी जीरो कभी पीक। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई कि एनर्जी डेंसिटी क्या चीज है। एनर्जी डेंसिटी बेसिकली एनर्जी इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी मीडियम, जहां से वो वेव गुजर रही है। जैसे अभी इस कमरे में ये लाइट जल रही है, तो इस कमरे के अगर एक यूनिट क्यूब बना दिया जाए, एक स्फीयर बना लो, कुछ भी, ऐसा नहीं है कि क्यूब ही बनाओ, यूनिट वॉल्यूम होना चाहिए। उस स्फीयर के अंदर कितनी एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। ये आपने वेव में भी पढ़ा होगा, मैकेनिकल वेव में भी ये फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी का आता है, एनर्जी ग्रेडियंट होता है, ठीक है। फिर आपने पढ़ा इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव। इंटेंसिटी होता है किसी भी मीडियम में पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी पास हो रही है उस जगह से, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ वेव। तो मैंने क्या किया, एक यूनिट वॉल्यूम का एक क्यूब बनाया। मान लो डेल्टा टी समय में वेव ने सी डेल्टा टी डिस्टेंस ट्रेवल करी, सी की स्पीड पे चल रही है ना, डेल्टा टी समय में इतना आगे आ गई। इसका मैंने एरिया ए के साथ एक क्यूब बना लिया। इस मीडियम के अंदर किसका वॉल्यूम कितना हुआ, एरिया इंटू लेंथ। इस मीडियम में टोटल कितनी एनर्जी है, अगर हम देखें टोटल एनर्जी हमने निकाली हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी या टोटल एनर्जी इन द यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब। जो उसके सामने क्यूब का वॉल्यूम है वो है ए इंटू सी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो इसका एरिया और टाइम से हमने डिवाइड कर दिया। दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। ई नॉट है पीक वैल्यू, नॉट किसी टाइम पे वैल्यू नहीं है, पी नॉट वैल्यू आपको दी हुई होगी, ठीक है। और इस पर बहुत सारे सवाल मेंस ने पूछे हैं। जब हम ये सवाल को डिस्कशन करेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ये पॉइंट वहां पे डिस्कस हुआ है, ठीक है। बाकी इसको फिर से हम ई नॉट बी नॉट के फॉर्म में भी रख सकते हैं। हम चाहें तो इसमें से एक ई नॉट को हम गायब कर दें, ई नॉट को हम लिख सकते हैं बी नॉट सी। देखो ई नॉट बाई सी इज इक्वल टू बी नॉट है, ठीक है। और ये सी की वैल्यू को हम यहाँ से 1/√म्यू नॉट रखेंगे। एक पहले से ही है तो ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। ये एक्सरसाइज आप करके देख सकते हैं। तो ये ई नॉट बी नॉट बाई 2 म्यू नॉट आ जाएगा एवरेज इंटेंसिटी का। ये फॉर्मूला हो गया। इसको एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर भी कहते हैं। पॉइंटिंग वेक्टर इज ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है कितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में उस मीडियम से क्रॉस हो रही है, दैट इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। इसमें एक डायरेक्शन भी है। इंटेंसिटी इज नॉट ए वेक्टर, ठीक है। इंटेंसिटी उसका मैग्नीट्यूड है, पॉइंटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड है इंटेंसिटी। एवरेज एनर्जी क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया, अगर उसको एक डायरेक्शन दे देते हो फील्ड की, उस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर एवरेज।
अगर आपको इंस्टेंटेनियस भी लिखना है तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू यहाँ पे लिख दो, क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है तो ई क्रॉस बी बाई म्यू नॉट। तो जिस डायरेक्शन में, जैसे ई ऊपर है और बी सामने है, तो ई क्रॉस बी पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन ये हो जाएगी। पॉइंटिंग वेक्टर बता रहा है कि एनर्जी के फ्लो का ये डायरेक्शन है, ये एवरेज वैल्यू है, दिस इज, उसी को इंटेंसिटी हम बोलते हैं, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ई क्रॉस बी बाई म्यू नॉट। So what is the pointing vector? Pointing vector denoting the flow of energy perpendicular to unit area in a unit time. That is called pointing vector. उसका मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी है, ठीक है, इंटेंसिटी पॉइंटिंग वेक्टर एक ही बात है, ठीक है। बाकी तो ये सारा तुम्हारा काम पूरा हो गया। अब हम इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में पहले इसको थ्योरी को हम यहीं खत्म करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने बताया वेव कैसे चलती है, उसकी स्पीड किन किन बातों पर डिपेंड करती है, ये सारी बातें बताई, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि एवरेज एनर्जी क्या होती है, इंस्टेंट इंटेंसिटी क्या होती है, किस तरीके से इंटेंसिटी के फॉर्मूले बताए। तो ये इस तरीके से ये बेसिक पॉइंट इसमें हम ये पूरा चैप्टर कर लेते हैं, और इसके बाद हम इसके कुछ न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ये मेंस में और एडवांस में किस तरीके के फॉर्मूले जेई ने पूछे हैं, और किस तरीके से ये एक फॉर्मूला बेस्ड एक चैप्टर है, जिसमें फॉर्मूला आपको याद हो, बहुत ज्यादा थ्योरी भी ना भी पता हो, तो आप फॉर्मूले से भी मेंस के सवाल निकाल सकते हो। और अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, क्योंकि एडवांस में भी आना शुरू हो गया है। तो एडवांस का वो क्वेश्चन जो 2023 में आया वो भी मैंने डिस्कस किया है, और मेंस के कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, क्योंकि मुझे काफी क्वेश्चन मैंने देखे जो रिपीटेटिव से मुझे लग रहे थे, तो जो खास खास क्वेश्चन थे वो मैं उठा के लाया हूँ, ताकि सारे क्वेश्चन आप उनको कर लोगे तो लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।